डियर स्टूडेंट्स, मैं गुलाम नबी। आज हम जेनेटिक्स से रिलेटेड एक नए टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक म्यूटेशन या उत्परिवर्तन है। स्टूडेंट्स, आप म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के संबंध में सबसे पहले ये जानो कि उत्परिवर्तन या म्यूटेशन होता क्या है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में कोई हेर फेर हो जाए जिसके कारण जो जीन अनुक्रम है वो बदल जाए। जैसा हमें पता है कि प्रत्येक जीव का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है जो जीन के रूप में गुणसूत्र पर पाया जाता है। अगर उनमें कोई बदलाव होता है, उनके जीन अपने स्थान को बदल देते हैं या गुणसूत्र की भुजाएं टूट जाती हैं या गुणसूत्र की भुजाएं डुप्लीकेट कर जाती हैं या गुणसूत्र में की संख्या कम हो जाती है या गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है या कोई पार्टिकुलर बेस पेयर डिलीट हो जाता है या कोई पार्टिकुलर बेस पेयर डुप्लीकेट हो जाता है, जिससे जो नॉर्मल सीक्वेंस है जीन का वो चेंज हो जाता है और इस चेंज का हमें बहुत अधिक बड़ा परिणाम एबनॉर्मलिटीज़ के रूप में चुकाना पड़ता है, जिससे जो हमारी जनरेशन है ह्यूमन बीइंग की, जो फर्दर जो हमारी पीढ़ियां आने वाली हैं, उन पीढ़ियों के संतानों में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ या क्रोमोसोमल एवरिएशन या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के रूप में देखने को मिलता है और वो एक बड़ी शरीर में कमी के रूप में, शरीर में एक बहुत बड़ी डिजीज के रूप में उत्पन्न होता है, जिससे उस मनुष्य को उस पार्टिकुलर डिफिशियंसी को सहन करना पड़ता है। तो आओ आज हम बात करते हैं उत्परिवर्तन पे। सबसे पहले हम आप इसकी डिफिनीशन पे जाते हैं कि म्यूटेशन इज अ फिनोमिनन व्हिच रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। म्यूटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें उसके डीएनए सीक्वेंस में अल्टरेशन आ जाता है। मीन्स म्यूटेशन इज अ फिनोमिनन which result in alteration in DNA sequence। DNA के सीक्वेंस में अल्टरेशन आ जाता है एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अर्थात उत्परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके कारण उस जीव के डीएनए सीक्वेंस में बदलाव आ जाता है, जिससे उस जीव का जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों बदल जाते हैं। तो बच्चों, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है कि म्यूटेशन वह प्रक्रिया है जिसके कारण जो डीएनए का सीक्वेंस है वो बदल जाता है, उसमें अल्टरेशन आ जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है, चेंजिंग आ जाती है, जिससे उस जीव का जीनोटाइप और फिनोटाइप अर्थात जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप दोनों बदल जाते हैं और इस बदलाव को ही हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। दैट मीन्स म्यूटेशन आल्सो कॉज द वेरिएशन इन डीएनए। म्यूटेशन डीएनए में वेरिएशन पैदा करता है। यूजुअली हमने आपको ये बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में कि जो वेरिएशन कॉज होता है वो रिकॉम्बिनेशन के कारण या क्रॉसिंग ओवर के कारण आता है नेचुरली, बट वेरिएशन आर आल्सो कॉज बाय म्यूटेशन। डीएनए सीक्वेंस में जो बदलाव आता है वो म्यूटेशन के कारण भी आता है। तो आप जान जाते हो कि रिकॉम्बिनेशन के अतिरिक्त भी वेरिएशन पैदा करने का, विभिन्नताएं पैदा करने का दूसरा कारण भी है और वो प्रोसेस म्यूटेशन होती है। सो दैट any sudden change in genetic makeup of organism is called mutation। Any sudden change in genetic makeup of organism is called mutation। means कोई अचानक परिवर्तन हो किसी जीव के जेनेटिक मेकअप में। जेनेटिक मेकअप मीन्स उसके जीनोटाइप में, उसके जीन प्रारूप में, बेसिकली डीएनए में, क्योंकि जीन डीएनए से बने होते हैं और डीएनए का
में कोई बदलाव हो, और ये बदलाव कब हो? सडन चेंज हो, अचानक, अर्थात आनुवांशिक पदार्थ में हुए अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। आनुवांशिक पदार्थ में अर्थात डीएनए में हुए अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। सो वी कैन से एनी सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप और जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। किसी जीव के जेनेटिक मेकअप में अचानक हुए परिवर्तन को, डीएनए में हुए अचानक परिवर्तन को हम म्यूटेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि म्यूटेशन को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, किसने देखा? म्यूटेशन सबसे पहले ह्यूगो डी ब्रीज ने देखा। म्यूटेशन पे सबसे पहले फोकस करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो ह्यूगो डी ब्रीज फ्रॉम हॉलैंड। ह्यूगो डी ब्रीज ने 1903 में म्यूटेशन थ्योरी दी, म्यूटेशन सिद्धांत दिया, जिसके बिहाफ पे उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि म्यूटेशन क्या है, कैसे होता है और इसकी प्रोसेस क्या है। और म्यूटेशन की जो थ्योरी एक्सप्लेन की गई वो एक प्लांट पर दी गई जिसका नाम था इवनिंग प्रिमरोज, सांध्य प्रिमरोज, यानी बोटेनिकल नेम हम ध्यान देंगे ओइनोथीरा लैमार्कियाना। ओइनोथीरा लैमार्कियाना एक पार्टिकुलर प्लांट था जिसमें बहुत सारे ऐसे सडन वेरिएशन देखे गए जो पेरेंट जनरेशन में नहीं थे, बट नेक्स्ट ऑफ F1 जनरेशन में वो सडनली चेंज हो रहे थे। ऐसे वेरिएशन जो है सडनली देखे जा रहे थे और ऐसे सडन वेरिएशन को ह्यूगो डी ब्रीज ने म्यूटेशन कहा। और म्यूटेशन के जो मेन पॉइंट्स हैं उस पर हम आप डिस्कस करते हैं। बिकॉज म्यूटेशन मीन्स जो हमारा डीएनए सेगमेंट्स हैं उस डीएनए सेगमेंट्स में कोई बदलाव हो, गुणसूत्र में कोई बदलाव हो। एनसीईआरटी ने हमारे मेंशन किया है कि जैसे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में है जो बहुत ही हाईली क्वाइल्ड होते हैं, जिन्हें हम सुपर सोलेनॉइड मॉडल या सुपर क्वाइलिंग होती है, और एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन वो स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, थिक होते हैं एंड क्लियर होकर के क्रोमोसोम में चेंज हो जाते हैं और देन वो मियोसिस की प्रोसेस करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए गैमीट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन उनमें कुछ सडनली चेंज हो जाए, उनमें डिलीशन हो जाए या उनमें पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, कोई बेस पार्टिकुलर बेस पेयर हट जाए, तो कोई ना कोई डिफेक्ट जो है उस गैमीट के कारण जो प्रोजीनी डेवलप होगी उनमें डेवलप होता है। इसी पर आज हम फोकस करते हैं। तो म्यूटेशन के जो मेन पॉइंट्स हैं वो ध्यान देना है आपको कि म्यूटेशन आर यूनिवर्सल अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सजीवों में यूनिवर्सल अकुरेंस होता है म्यूटेशन का। सो म्यूटेशन आर यूनिवर्सल अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशन अकर्स एट रैंडम, म्यूटेशन की प्रोसेस रैंडम होती है। म्यूटेशन रिजल्ट इन चेंज इन जर्म प्लाज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव के जर्म प्लाज्म में म्यूटेशन अल्टरेशन करता है, अर्थात म्यूटेशन की जो प्रोसेस होती है वो जीवों के जनन द्रव्य अर्थात जीन और गुणसूत्र पर होते हैं जो पार्टिकुलर डीएनए सेगमेंट से बने होते हैं, अर्थात डीएनए के सीक्वेंस में ही अल्टरेशन होता है, उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन अफेक्टिंग जर्म सेल्स, जर्म सेल्स मीन्स गैमीट में चेंजिंग करते हैं, आर ओनली इनहेरिटेबल। जो वंशागत हो रहे हैं उन्हीं वंशागत हो रहे जर्म सेल में ही म्यूटेशन की प्रोसेस होती है। म्यूटेशन में भी डोमिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूटेशन डोमिनेंट भी हो सकते हैं और म्यूटेशन रिसेसिव भी हो सकते हैं, अर्थात म्यूटेशन की प्रोसेस प्रभावी भी हो सकती है और म्यूटेशन की प्रोसेस अप्रभावी भी हो सकती है। मैनी फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल फैक्टर दैट इंड्यूस म्यूटेशन, बहुत सारे ऐसे भौतिक
और रासायनिक कारक हैं जो म्यूटेशन की प्रोसेस को इंड्यूस करते हैं। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि बहुत सारे ऐसे भौतिक और रासायनिक कारक हैं जो म्यूटेशन की प्रोसेस को इंड्यूस करते हैं, और ऐसे सभी पदार्थ जो म्यूटेशन की प्रोसेस को इंड्यूस करें उन्हें हम म्यूटाजेंस कहते हैं। तो आप कहेंगे म्यूटाजेंस आर सब्सटेंस दैट इंड्यूस द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन की प्रोसेस को उत्प्रेरित करने वाले, म्यूटेशन की क्रिया को कराने वाले जो कारक हैं वो म्यूटाजेंस हैं। लाइक यूवी रेडिएशन, जैसे डिफरेंट टाइप की रेडिएशन है, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस हैं, बहुत सारे कार्सिनोजेन मटेरियल्स हैं जो म्यूटेशन काज करते हैं। जैसे हम आप क्रोमोसोमल एवरिएशन या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को डिस्कस करते हैं, तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज म्यूटेशन के कारण क्रिएट होता है, और इस म्यूटेशन के कारण बहुत डिफरेंट टाइप के कैंसर ह्यूमन बीइंग में डेवलप होते हैं। इसी तरीके से अगर हम पार्टिकुलर बेस पेयर की बात करते हैं कि डीएनए सेगमेंट्स में कोई पार्टिकुलर बेस पेयर डिलीट हो गया, तो उसके कारण जो कंडीशन, म्यूटेंट कंडीशन जो क्रिएट होती है वो सिकल सेल एनीमिया की होती है, जिसमें एक पार्टिकुलर बेस पेयर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि उस पर्सन में एक डिफरेंट टाइप की एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है, जिसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो म्यूटेशन का कारण बेटा डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं और डिफरेंट टाइप के मेंडेलियन एबनॉर्मलिटीज हैं जो उस ह्यूमन बीइंग के अंदर पार्टिकुलर डिफरेंट टाइप के डिजीज काज करते हैं, चाहे वो फिनाइलकीटोन्यूरिया हो, चाहे एल्केप्टोन्यूरिया हो, चाहे सिकल सेल एनीमिया हो, कलर ब्लाइंड हो, या डिफरेंट टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं, जिसके कारण जो नॉर्मल जीन सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है, उनमें अल्टर आ जाता है, जिससे एक डिफरेंट टाइप की डिसऑर्डर या एबनॉर्मलिटीज या डिजीज ह्यूमन बीइंग के अंदर काज होती हैं। तो आगे अब हम आप बात करते हैं कि जो ये म्यूटेशन की प्रोसेस है, ये म्यूटेशन की प्रोसेस कैसे कैटेगराइज की गई है। म्यूटेशन की प्रोसेस को हमने कैटेगराइज किया है दो भागों में, अर्थात म्यूटेशन की प्रोसेस दो प्रकार से होती है। इसको जानने से पहले थोड़ा सा आप देखेंगे, ये हमारा डीएनए सीक्वेंस है। डीएनए यूजुअली आपको याद होगा कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था, और डबल हेलिक्स मॉडल में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड राइट हैंडेड एक दूसरे से होते हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, एंटी पैरेलल होते हैं। अगर हम दोनों हेलिक्स को ओपन करते हैं तो ये शुगर और फास्फेट की एक चेन होती है। शुगर और फास्फेट की दो चेन हैं, दोनों एक दूसरे से राइट हैंडेड हैं, और इनके बीच में न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर एक दूसरे से सीढ़ी के डंडों के तरीके से जुड़े होते हैं। जैसा अब हम देखते हैं कि एडेनिन ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्ड से, दो हाइड्रोजन बॉन्ड से थायमिन से, और साइटोसिन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से ग्वाइनोसिन के साथ जुड़ा होता है। तो इस तरीके से एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर, सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर जो है हमें डीएनए स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं कि अगर इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में कोई डीएनए सेगमेंट्स टूट गया, डिलीट हो गया, हट गया, या कोई बेस पेयर, पार्टिकुलर बेस पेयर डिलीट हो गया या म्यूटेंट हो गया, या उसकी जगह पे कोई दूसरा बेस पेयर आ गया, उसने अपना स्थान बदल लिया, तो इसके कारण एबनॉर्मलिटीज आती हैं। और इस तरीके की जितनी भी एबनॉर्मलिटीज हैं वो सारी एबनॉर्मलिटीज म्यूटेशन के अंतर्गत कंसीडर की जाती हैं। तो हम आप बात करते हैं कि टाइप ऑफ म्यूटेशन। ध्यान देंगे बच्चों कि म्यूटेशन की प्रोसेस को दो भागों में डिवाइड किया गया है मेनली। फर्स्ट क्रोमोसोमल एवरिएशन और दूसरा जीन या पॉइंट म्यूटेशन। ध्यान फोकस करेंगे आप कि म्यूटेशन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट क्रोमोसोमल एवरिएशन, गुणसूत्र विपथन, और दूसरी तरफ पॉइंट या जीन म्यूटेशन, आप कहेंगे जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन। अब ध्यान देना है कि क्रोमोसोमल एवरिएशन क्या है। क्रोमोसोमल एवरिएशन में चेंज इन स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। व्हेन चेंज इन स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम are called chromosomal
एवरिएशन, जब गुणसूत्र की संरचना या गुणसूत्र की संख्या में बदलाव आ जाता है। ध्यान देंगे आप, जब गुणसूत्र की संख्या, सपोज ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम है, अब क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए, अर्थात 46 से कम हो जाए या 46 से ज्यादा हो जाए, नंबर में चेंजिंग हो जाए या स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, अर्थात गुणसूत्र में डुप्लीकेशन हो जाए या गुणसूत्र में डिलीशन हो जाए या गुणसूत्र में इन्वर्जन हो जाए, ये सारे रीजन हैं जिसके कारण डीएनए सीक्वेंस में अल्टर आ जाएगा, जिसके कारण एबनॉर्मलिटीज अकर होगी। एबनॉर्मलिटीज बच्चों में पैदा होगी जो एक रोग के रूप में, एक डिजीज के रूप में हमें दिखाई देगी। तो जब गुणसूत्र की संरचना या संख्या में सडनली कोई चेंज आता है तो ऐसे चेंज को हम क्रोमोसोमल एवरिएशन कहते हैं। क्रोमोसोमल एवरिएशन को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक स्ट्रक्चरल एवरिएशन, दूसरा न्यूमेरिकल एवरिएशन। ध्यान देंगे, स्ट्रक्चरल एवरिएशन में गुणसूत्र की संरचना में, गुणसूत्र की संरचना में कोई बदलाव आता है। स्ट्रक्चरल एवरिएशन, चेंजेज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जब गुणसूत्र की संरचना में कोई बदलाव आ जाए तो उसे हम स्ट्रक्चरल एवरिएशन कहते हैं। स्ट्रक्चरल एवरिएशन के जो मेन रीजन है क्यों स्ट्रक्चरल एवरिएशन पैदा होता है, तो आप जानोगे डिलीशन, जैसे कोई क्रोमोसोम है बेटा, इस क्रोमोसोम के कोई एक भुजा डिलीट हो जाए, कोई एक भुजा डिलीट हो जाए, यूजली आपको याद होगा क्राइडोसाइट सिंड्रोम, जिनमें पांचवी जोड़ी का गुणसूत्र उसकी एक भुजा डिलीट हो जाती है, जिससे बच्चों में एक एबनॉर्मलिटीज क्रिएट होती है जिसे हम क्राइडोसाइट सिंड्रोम कहते हैं। तो जब गुणसूत्र की भुजा डिलीट हो जाए तो उसके स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ गया। जब कोई क्रोमोसोम है उसमें पार्टिकुलर बेस पेयर डुप्लीकेट कर गया, अर्थात उसका नंबर डबल हो गया, रेप्लिकेशन कर गया, जिससे एक अतिरिक्त सीक्वेंस आ गई, इसके कारण भी एबनॉर्मलिटीज क्रिएट होगा। इन्वर्जन की प्रोसेस होती है जिसमें क्रोमोसोम इन्वर्ज कर जाते हैं और उस इन्वर्जन के कारण भी बच्चों में गैमीट में एबनॉर्मलिटी आई और उस गैमीट से डेवलप होने वाले बच्चों में भी डिफरेंट काइंड के प्रॉब्लम्स, एबनॉर्मलिटीज क्रिएट होती है। सो दैट जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज क्रिएट होती हैं और इनका कारण म्यूटेशन है। ओके, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एवरिएशन। गुणसूत्र की संख्या में बदलाव आ जाए, जैसे पार्टिकुलर हर सजीव प्राणी में निश्चित गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक जात के सदस्य में एक कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है जिनके हैप्लॉइड सेट और डिप्लॉइड सेट होते हैं, और हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेट पता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में हैप्लॉइड सेट 23 क्रोमोसोम होते हैं और डिप्लॉइड सेट 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो हर डिप्लॉइड सेल के अंदर आपको पता है कि डिप्लॉइड सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम ह्यूमन के अंदर होते हैं और इनकी गैमीट में स्पर्म और ओवम के अंदर 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यह कॉमन सेंस की बात है। लेकिन अब चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जब किसी प्राणी के गुणसूत्र की संख्या में बदलाव आ जाए, बेसिकली ह्यूमन की बात कर लेते हैं, ह्यूमन की 46 नॉर्मल क्रोमोसोम जो है उसमें कोई बदलाव आ जाए, और ये बदलाव दो तरीके से आता है, एनुप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। ध्यान देंगे, अट्रैक्ट होंगे इधर की तरफ, एनुप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। ध्यान देंगे, पहले तो ये हम जानते हैं कि एनुप्लॉइडी क्या होता है और यूप्लॉइडी क्या होता है। तो आप जानोगे कि एनुप्लॉइडी का अर्थ होता है कि 1 और 2, एक या दो इंडिविजुअल क्रोमोसोम आर मिस्ड आर एडेड, एक या दो व्यक्तिगत गुणसूत्र या तो मिस हो जाए या तो शामिल हो जाए, ऐड कर लिया जाए या गायब हो जाए। जैसे हाइपरलॉइडी और हाइपोलॉइडी, दो प्रोसेस के थ्रू होता है, हाइपरलॉइडी या हाइपोलॉइडी। अब बात करते हैं हम हाइपरलॉइडी और हाइपोलॉइडी की। हाइपरलॉइडी, हाइपरलॉइडी मींस हाइपर मींस अधिक, अधिक होना, अर्थात
हम बात करेंगे जैसे 2n बराबर 46 ह्यूमन बीइंग में, जब 2n बराबर 46 और हाइपरप्लॉइडी का अर्थ होता है 2n प्लस 1 या 2n प्लस 2, ध्यान देंगे 2n प्लस 1 या 2n प्लस 2, अर्थात 2n प्लस 1 ट्राइसोमिक कंडीशन होगा, ट्राइसोमिक होगा और ये टेट्रासोमिक होगा, टेट्रासोमिक कंडीशन होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि जब किसी सामान्य गुणसूत्र संख्या में एक या एक से अधिक की बढ़ोतरी हो जाए, इंक्रीज कर जाए नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक या दो गुणसूत्र बढ़ जाए, तो उसे हम ट्राइसोमिक या टेट्रासोमिक कहेंगे। अब ट्राइसोमिक या टेट्रासोमिक के कारण डिफरेंट टाइप के सिंड्रोम ह्यूमन बीइंग में होते हैं, जैसे क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम ट्राइसोमिक कंडीशन में आता है, ये सेक्स क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटीज है। अब हम ऑटोसोम पे बात करते हैं, ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज में चाहे वो डाउन सिंड्रोम हो, चाहे वो एडवर्ड सिंड्रोम हो, चाहे वो पटाउ सिंड्रोम हो, ये सारे सिंड्रोम जो हैं वो एनुप्लॉइडी के कारण क्रिएट होते हैं और इन एनुप्लॉइडिक कंडीशन में क्रोमोसोम 2n प्लस 1 अर्थात ट्राइसोमिक कंडीशन में होते हैं, जिससे बहुत सारे जो डिसऑर्डर हैं, ये सिंड्रोम जो है ये एक डिजीज के रूप में उस पार्टिकुलर व्यक्ति के अंदर क्रिएट होते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की उसमें एबनॉर्मलिटीज हमें देखने को मिलती हैं। डाउन सिंड्रोम ऑलरेडी आपने देखा, कैटुसाइट सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, तो जहां पे क्रोमोसोम की संख्या जो है वो एक या एक से अधिक इंक्रीज कर रही है, उसे हमने हाइपरप्लॉइडी का। अब इसका अपोजिट जो होगा वो हाइपोप्लॉइडी होगा बेटा, हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी में 2n मीन्स 46 ह्यूमन के अंदर, मैन के अंदर 2n बराबर 46। अब हम बात करते हैं 2n माइनस 1 या 2n माइनस 2। जब एक सेट एक क्रोमोसोम की कमी हो अर्थात 45 क्रोमोसोम हो, 2n माइनस 1 बराबर 45 अर्थात ये मोनोसोमिक होगा, मोनोसोमिक। जैसे आपको कॉमन एक एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम, 46 क्रोमोसोम के कारण आता है, जिसमें एक सेक्स क्रोमोसोम जो है उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता, जो नॉन डिसजंक्शन कंडीशन के कारण क्रिएट हो रहा है। तो मोनोसोमिक कंडीशन है जिसमें क्रोमोसोम की कमी हो गई, एक कमी हो गई अर्थात 2n माइनस 1 बराबर 45 हो जाएगा, तो ये टर्नर सिंड्रोम की कंडीशन क्रिएट हुई और मोनोसोमिक हुई। और नेक्स्ट नूलिसोमी, नूलिसोमिक कंडीशन क्रिएट होती है जिसमें 2n माइनस 2 अर्थात 46 की जगह पे 44 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो ये जब क्रोमोसोम नॉर्मल क्रोमोसोम से अप करे, इंक्रीज करे, या नॉर्मल क्रोमोसोम से कम हो, तो इस तरीके की जो चेंजिंग आती हैं वो एनुप्लॉइडी के थ्रू आती हैं। और एनुप्लॉइडी न्यूमेरिकल एवरिएशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, अर्थात क्रोमोसोम की संख्या का विपथन है, जिसमें क्रोमोसोम अपनी सामान्य संख्या से कम या ज्यादा हो रहे हैं ड्यू टू म्यूटेशन, जिसके कारण इस तरीके से जो गैमीट डेवलप हो रहे हैं, उन गैमीट के फ्यूजन से जो संतान पैदा होंगे उनमें डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर क्रिएट होंगे। अब बात करते हैं यूप्लॉइडी की, बात करते हैं यूप्लॉइडी में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज मिस्ड आर एडेड। यहां पे 1 या 2, यहां पे एक सेट, एक पूरा जोड़ा, एक कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का या तो मिस्ड हो जाता है या तो ऐड कर लिया जाता है, मतलब या तो कम हो जाता है या तो बढ़ जाता है। जैसे मोनोप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी, अगर एक सेट गायब होगा या मिस होगा तो मोनोप्लॉइडी होगा, और एक सेट से ज्यादा गायब होंगे, मिस्ड हो जाएंगे या ऐड कर लिए जाएंगे तो हम उसे पॉलीप्लॉइडी कंडीशन कहेंगे। और मोनोप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी भी म्यूटेशन के टाइप हैं, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम के सेट जो हैं वो गुणसूत्र का सेट ही बदल जाता है, जिसके कारण एबनॉर्मलिटीज क्रिएट होती हैं पैदा होने वाले जीवों में।
आगे बात करते हैं जीन या पॉइंट म्यूटेशन की। बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको समझेंगे। यहाँ पे जो क्रोमोसोमल एवरिएशन या एबनॉर्मलिटीज है, यहाँ पे गुणसूत्र की या तो संरचना में बदलाव आएगा या गुणसूत्र की संख्या में बदलाव आएगा बेटा। लेकिन यहाँ पे जीन या पॉइंट म्यूटेशन में, जो जीन या पॉइंट म्यूटेशन में अगर हम इस डीएनए सीक्वेंस को देखते हैं तो इस डीएनए सीक्वेंस में पार्टिकुलर बेस पेयर, यहां पे ध्यान देंगे कि चेंज इन जीन स्ट्रक्चर आर चेंज इन न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस, जो बेस सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, बेस पेयर जो है वो बदल जाएंगे और उनके बदलने के कारण एक जो एबनॉर्मलिटीज क्रिएट होगी, उस एबनॉर्मलिटीज को हम जीन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। व्यक्तिगत बेस पेयर के बदल जाने के कारण, म्यूटेंट हो जाने के कारण जो एबनॉर्मलिटीज क्रिएट होंगी उसे हम जीन या पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। कॉमन एग्जांपल आप दोगे सिकल सेल एनीमिया। ह्यूमन बीइंग में सिकल सेल एनीमिया जो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आगे के वीडियो में हम आप डिस्कस करेंगे उस पर, लेकिन यहाँ पे आप जानेंगे कि सिकल सेल एनीमिया एक जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन के कारण होने वाली एबनॉर्मलिटीज है। अब पॉइंट म्यूटेशन को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, एक सब्स्टिट्यूशन पॉइंट म्यूटेशन और एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो सब्स्टिट्यूशन ट्रांजिशन के कारण, जैसे ट्रांजिशन के कारण आप इस बात को समझेंगे कि ट्रांजिशन के कारण जैसे डीएनए सीक्वेंस एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये एक सीक्वेंस है। अब इसमें हम ध्यान देंगे कि इसमें दो तरीके के न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हैं। एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर बेटा प्यूरीन है और दूसरा पायरीमिडीन होता है। प्यूरीन में एडेनिन और ग्वानिन आते हैं और पायरीमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, ये बेस पेयर होते हैं। यूजुअली यूरेसिल आरएनए के अंदर होता है और थाइमिन डीएनए के अंदर होता है। अब आप देखेंगे ट्रांसजिशन में क्या होगा कि जो प्यूरीन बेस है वो रिप्लेस किया जाएगा प्यूरीन बेस से ही, या पायरीमिडीन बेस जो है वो रिप्लेस किया जाएगा पायरीमिडीन बेस से। जैसे यहाँ पे आप साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं कि थर्ड पोजीशन पे साइटोसिन है और फोर्थ पे ग्वानिन है, यहाँ पे फिर साइटोसिन है। तो अब ये साइटोसिन रिप्लेस कर दिया जाए किसके थ्रू? थाइमिन के थ्रू। तो आप देखेंगे कि पिरीमिडीन बेस पेयर रिप्लेस बाय पिरीमिडीन बेस पेयर, सच सब्स्टिट्यूशन इज ट्रांजिशन। इस तरीके से भी बदलाव अगर आते हैं तो उसे हम ट्रांजिशन टाइप का पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कंसीडर किया गया है। और दूसरा होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन में सपोज प्यूरीन बेस को पायरीमिडीन के थ्रू रिप्लेस किया जाता है या पायरीमिडीन बेस को प्यूरीन के थ्रू रिप्लेस किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन है। अब यहाँ पे एडेनिन और ग्वानिन दो प्यूरीन है और थाइमिन और साइटोसिन ये पायरीमिडीन है। अब यहाँ पे हम तीसरे पॉइंट को चेंज करते हैं, जो तीसरे पॉइंट पे साइटोसिन बेस पेयर है, साइटोसिन की जगह पे हम ए लगाते हैं, अर्थात यहाँ पे रिप्लेस किया गया सी को हमने ए से रिप्लेस कर दिया। सी बिलोंग करता है पायरीमिडीन बेस पेयर में और ए बिलोंग करता है प्यूरीन बेस पेयर में। तो इस तरीके से जब हम प्यूरीन बेस पेयर को पायरीमिडीन बेस पेयर के साथ रिप्लेस करते हैं तो इस तरीके का जो म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है, उस पॉइंट म्यूटेशन को हम ट्रांसवर्जन कहते हैं। ट्रांसवर्जन कहते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन टाइप के पॉइंट म्यूटेशन होते हैं। अगला म्यूटेशन हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पे बात करेंगे। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन वो म्यूटेशन होते हैं जो बेस पेयर, ये सपोज बेस पेयर यहाँ पे दिखाए गए हैं, इन बेस पेयर में एक बेस पेयर शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरी जगह पे। जैसे यहाँ पे साइटोसिन आ गया और साइटोसिन ने एडेनिन को शिफ्ट कर दिया दूसरे स्थान पर। इस तरीके से जो शिफ्ट किया जाता है या उनको डिलीट कर दिया जाता है
डिलीशन कर सकते हैं या इन्वर्जन कर सकते हैं, किसका, बेस पेयर का। जब बेस पेयर का डिलीशन हो जाए या इन्वर्जन हो जाए तो इसके कारण जो कंडीशन क्रिएट होती है उस कंडीशन को हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के कारण विभिन्न प्रकार की एबनॉर्मलिटीज बच्चों में देखी जा सकती हैं। तो आज आपने ये देखा बेटा कि ये जो म्यूटेशन की प्रोसेस है, ये म्यूटेशन की प्रोसेस हमारे डीएनए सीक्वेंस में अल्टर क्रिएट करता है और उस अल्टरेशन के कारण, उस बदलाव के कारण जो प्रोजीनी पैदा होते हैं उनमें बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज या डिजीज क्रिएट होती हैं। और इन म्यूटेशन का जो मेजर कारण है वो डिफरेंट टाइप के रेडिएशन है, म्यूटाजेनिक सब्सटेंस हैं, जो उस गैमीट फॉर्म में या जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए सीक्वेंस है या क्रोमोसोम है, उनमें बदलाव ला देते हैं और उस बदलाव के कारण एक नया प्रकार का डिसऑर्डर क्रिएट होता है प्रोजीनी के अंदर। यूजुअली म्यूटेशन रिकॉम्बिनेशन के अतिरिक्त दूसरा माध्यम है जिसके कारण वेरिएशन पैदा किया जाता है। तो म्यूटेशन भी वेरिएशन पैदा करने का एक कारण है, किंतु म्यूटेशन से नई जातियां नहीं पैदा होती हैं। ये ध्यान रखने की बात है म्यूटेशन से, क्योंकि म्यूटेशन सडनली होता है और कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, सडनली होता है और कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। तो म्यूटेशन एक डिफेक्ट है जो हमारे जीन में, जीन सीक्वेंस में या हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटीज करते हैं और उस एबनॉर्मलिटीज के कारण डिफरेंट टाइप के मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमें देखने को मिलते हैं। और अब हम इन मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का एनालिसिस या इनके बारे में डिटेल में जानकारी करेंगे हमारे अगले वीडियो में, जिसे हम पेडिग्री एनालिसिस के नाम से लेकर आएंगे। उनमें विभिन्न प्रकार के हम जो मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं उन पे फोकस करेंगे। तो म्यूटेशन को आपने आज समझा कि म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन सडन चेंज है जो हमारे हेरिटेबल मटेरियल हैं, डीएनए सीक्वेंस हैं, जिनमें एक बदलाव आ गया और उस बदलाव के कारण बहुत सारे डिफेक्ट क्रिएट होते हैं बच्चों में और वो डिफेक्ट किसी न किसी रोग के रूप में समाज में दिखाई देते हैं। ओके, थैंक्स। you